आप सभी को नमस्कार। साहित्य सोपान मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और NCERT द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की पुस्तिका अनिवार्य हिंदी की पुस्तिका जो है आरोह उसके पद्यखंड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए सब आज हम जो पढ़ेंगे वो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता के बारे में पढ़ेंगे और इनके परिचय के बारे में भी। इनकी दो पंक्तियां लिखी गई है ऊपर। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। देखिए ये पथिक की ही पंक्तियां हैं। पराधीन रहकर यानी उन्होंने ये पंक्तियां तब लिखी थी जब यह देश गुलाम था और उस समय गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, तो उनके ऊपर ये बात कही गई है कि पराधीन रहकर, गुलाम रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। जो व्यक्ति अपने सुख दुख की बात नहीं कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ऐसा अपमान तो केवल और केवल पशु ही सह सकता है। अब देखिए यहाँ पर कवि परिचय पढ़ते हैं हम। राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचना इनकी है मिलन, पथिक, स्वप्न। ये तीनों इनके खंड काव्य है। काव्य जो होते हैं वो दो रूपों में बटा होता है, जैसे दो प्रबंध और मुक्तक, और प्रबंध भी दो रूपों में बटा होता है, खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य में किसी एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके निधन तक का या पूरे जीवन का वर्णन जो होता है वो महाकाव्य, और खंड यानी छोटे से भाग का वर्णन। और मान से इनके फुटकर कविता संग्रह है। मृत्यु देखिए 1962 में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। देखिए इन्हें उस समय जब ये सभी कवि तो समाज सुधार के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन इन्होंने रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी इनके द्वारा रचित है। ये कविता कौमुदी 8 भाग में ये रचित है। उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित हैं। ग्राम गीत नाम से एक संकलित है जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। यानी हम देखते हैं प्रत्येक गांव में जिस प्रकार से लोकगीत लोगों के मुंह पर रटे हुए रहते हैं, वो सब उन्होंने उनका संकलन किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के भी जनक माने जाते हैं। देखिए बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना और संस्मरण अन्य विधाओं में भी रचनाएं की है। अब हम पढ़ते हैं इस कविता का, यहाँ पर प्रसंग पढ़ते हैं कि क्या है इस कविता में। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। सर्ग का मतलब है जैसे भाग जो होते हैं, उस पूरी पथिक कविता का जो भाग है खंड काव्य का, उसका पहला सर्ग जो है उसमें से ये अंश आया हमारे। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यानी इस संसार के जो दुख मिलते हैं, विरक्ति होती है उन्हें, उन सबको छोड़कर वह पथिक रूपी जो नायक है वह प्रकृति के बीच जाकर इससे सुंदर दृश्य पर वह मोहित हो जाता है और उसी के बीच में रहना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। कीर्ति यानी प्रशंसा ही प्रशंसा होती है पूरे संसार में। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। वारिद माला यानी वारिद होता है बादल, तो वारिद माला यानी गिरती हुई बादलों की लड़ियाँ। रत्नाकर यानी सागर। मलयानील मलय पर्वत जहाँ चंदन वर्ण है वहाँ से आने वाली शीतल सुगंधित हवा। कंगुरा यानी गुंबद या बुर्ज। असवारी यानी सवारी। अंतरिक्ष यानी आकाश, धरती और आकाश के बीच की खुली जगह।
सानु यानी समतल भूमि, आत्म प्रलय यानी स्वयं को भूल जाना, विश्व विमोहनहारी यानी संसार को मुग्ध करने वाली। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के बारे में। देखिए, शीर्षक है पथिक। यहाँ पर कवि स्वयं को यहाँ पर पथिक के रूप में देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं एक पथिक के रूप में, राहगीर के रूप में वर्णन कर रहे हैं जो प्रकृति के दृश्य को देख रहा है। अब देखिए, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन में बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। अब वो यहाँ पर एक पथिक, एक राहगीर के रूप में यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण, नूतन यानी नया, वेशभूषा या अलग अलग जो हाव भाव, अलग अलग वेशभूषा जो है वो बनाकर, रंग बिरंग निराला, ऐसा प्रत्येक क्षण जो है रंग बिरंगा निराला दृश्य, नया नया वेश बनाकर यहाँ पर दिखाई देता है प्रकृति का दृश्य। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, रवि यानी सूर्य के सामने ही वहाँ पर आकाश में जो है वो वारिद की माला यानी बादलों की छोटी छोटी माला जिस प्रकार से वहाँ पर वह गिरती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरा, यहाँ पर टूटते टूटते हम देखते भी हैं आकाश में कभी बादल जो होते हैं, बादल वो काफ़ी दूर दूरी में वो एक साथ जाते हैं। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। अब यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर वो पथिक जो था वो यहाँ पर समुद्र के किनारे बैठा था, तो नीचे नील समुद्र मनोहर यानी मन को हरने वाला ऐसा नीले जल वाला समुद्र है, और ऊपर नील गगन है और ऊपर नीला आकाश है, दोनों तरफ नीला दृश्य सुंदर। घन पर बैठ बीच में विचरो यही चाहता मन है। यहाँ पर पति कहता है कि इन दोनों नीले रंग के जो दृश्य हैं उनके बीच में मैं तो बादल पर बैठ जाऊं, बादल रूपी यान पर बैठकर मैं इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं, यही मेरा मन चाहता है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर, रत्नों का आकर, आकर यानी खजाना, तो रत्न कहाँ पर होते हैं? समुद्र में। तो रत्नाकर समुद्र को कहा है। रत्नाकर गर्जन करता है यानी समुद्र घोर गर्जना करता है, मलयानील बहता है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित चंदन के पेड़ों की हवा जो है, वृक्षों की हवा, वो भी बहती रहती है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, और इसलिए ही मन में एक हौसला भरा रहता है इस प्रकृति के दृश्य को देखने के लिए, हृदय में ऐसे भाव बने रहते हैं। और इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरो जी भर के। और ऐसे दृश्य को देखकर उस पथिक का मन होता है कि ये बड़ा जो विशाल विस्तृत फैला हुआ जो और महिमामय जो ये समुद्र है, उसके घर के यानी उस पूरे समुद्र की एक एक लहर पर बैठकर उसके एक एक कोने को मैं वहाँ पर घूम आऊँ, ऐसा वह दृश्य उसके मन में वह अभिलाषा रहती है। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर, लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब देखिए, निकल रहा है जल निधि यहाँ पर समुद्र के ही कहा बाद, तल पर दिनकर बिंब अधूरा। अब जैसे यहाँ पर पथिक एक किनारे पर है तो दूसरा किनारा जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे समुद्र के दूसरी ओर दूसरे किनारे से सूर्य कंगूरे के समान वह दृश्य दिखाता हुआ बाहर आ रहा है। कमला के कंचन के मंदिर का, यानी कमला यानी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो है उनके कंचन मंदिर, यानी ऐसा लगता है कि वह सोने का जो मंदिर है माँ लक्ष्मी का, मानो कांत कंगूरा, ऐसा लगता है वो सोने का कंगूरा, जैसे हर मंदिर के ऊपर वो कंगूरा लगा होता है गुंबद में, वैसे वह दृश्य दिखाई देता है कि दूर से वहाँ उस समुद्र के दूसरी ओर सूर्य जैसे ही उदय होता है तब वहाँ का दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी लक्ष्मी माँ का मंदिर हो और उसके कंगूरा हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी की इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, क्योंकि आधा सूर्य जल में डूबा रहता है, आधा बाहर
तो ऐसा लगता है वो पूरा समुद्र का पानी सोने के रंग का हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र ने यहाँ पर लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए पूरी सड़क बना दी हो सोने की। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब देखिए, निर्भय यानी कोई भय नहीं, दृढ़ व्यवस्था में गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। यहाँ पर समुद्र जो होता है वह अपनी लहरों के माध्यम से घोर गर्जना करता हुआ सुनाई देता है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, और एक लहर आई उसके पश्चात ही हाथों हाथ ही हम देखते हैं दूसरी लहर भी आती रहती है। ये दृश्य बहुत ही अति सुंदर होता है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा सुख और इस संसार में कहीं पर भी नहीं मिल सकता, ऐसा प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर है। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। इसको अनुभव करने से ही, हम हृदय से ही अनुभव करने से इसको महसूस कर सकते हैं। अनुराग भरी कल्याणी, ये प्रकृति जो है वो अनुराग से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण और कल्याण करने वाली है। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जग का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब देखिए, जब गंभीरतम यानी रात्रि की बात हो रही है यहाँ पर, जब गंभीरतम, तम यानी अंधेरा, अर्धनिशा में आधी रात के समय जग को ढक लेता है, जब पूरा संसार जो है वो घने अंधकार में ढक जाता है यानी रात हो जाती है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और आकाश में प्रकृति जो है वो तारों को छिटकाई हुई, अंतरिक्ष भी ऐसा लगता है, अंतरिक्ष की छत जो है वो तारों को छिटकी हुई दिखाई देती है, जगह जगह तारे ही तारे दिखाई देते हैं। सस्मित वदन जग का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित यानी मुस्कान लिए हुए, ऐसे मुख को ऐसी मुस्कान का मुख लिए हुए यहाँ पर मृदु गति से धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है। कौन? यहाँ पर जैसे हम चंद्रमा का देखते हैं तो हल्की सी मुस्कान के जैसे वह चित्र दिखाई देता है, तो धीरे धीरे वो आता है आकाश में। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और किनारे पर आकर वह इसी आकाश गंगा में के मधुर गीत गाता हुआ दिखाई देता है। ये बात हो रही है यहाँ पर चंद्रमा की, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कहेंगे हम। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि उससे ही विमुग्ध हो, विमुग्ध यानी उस पर मोहित होकर, नभ में चंद्र विहस देता है, ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर चंद्रमा भी हंसता वासा लगता है उस समुद्र की स्थिति को देखकर। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और ऐसा लगता है कि वृक्ष अलग अलग पेड़ों की फूल पत्तियां जो हैं उनके माध्यम से यहाँ पर वह तन को सज लेता है, जैसे समुद्र और यहाँ पे ये धरती जो है वह ऐसे मतलब ऐसा दृश्य दिखाई देता है प्रकृति का कि वो अलग अलग फूलों की पत्तियों उनके माध्यम से वह क्या है, सजा हुआ जैसे दिखाई देता है। और यहाँ पर पेड़ों की भी बात हो रही है, तो पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। ये प्रातःकाल के दृश्य का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, उस समय पक्षी अत्यंत हर्षित होते हैं और मुग्ध होकर चहक उठते हैं, क्योंकि पक्षी सुबह के समय ही चहकते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो फूल सांस लेकर खिलते हैं, सुख के आनंद में साथ में वह महक उठते हैं, अपनी महक चारों ओर बिखेरते हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरे नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन हारी। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं वन उपवन गिरी यानी पर्वत, और वन तो जंगल हो गए जैसे, उपवन बगीचे हो गए, गिरी यानी पर्वत, सानु यानी समतल भूमि, कुंज उपवन वाटिका में मेघ बरस पड़ते हैं। अब वर्षा ऋतु का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। उन सभी स्थानों पर जब मेघ वर्षा करते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, उस समय यहाँ पर पथिक का भी हृदय भी एकदम से क्या होता है, उस हृदय में भी प्रलय होता है,
और उनके नेत्रों में भी बारिश आने लगती है। जैसे वही बारिश वो बाहर देख रहे हैं और उनके दुख को व्यक्त करने वाले आंसू भी बारिश करते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। उन सभी जगह यहाँ पर ये दृश्य देखा जाता है कि वहाँ पर वो वर्षा की बूंदें गिर रही हो जैसे। लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व मोहनहारी, क्योंकि प्रकृति के द्वारा वो विश्व के मोहने वाली जो प्रकृति है उसके द्वारा ये जो कहानी लिखी हुई है उसको यहाँ पर वह निवेदन करते हैं कि तुम इन्हें पढ़िए, ताकि अर्थात ऐसे दृश्य को तुम भी यहाँ पे अपने सौंदर्य के द्वारा बढ़ाओ। और कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर फिर वह कहते हैं कि कैसे मधुर मनोहर उज्जवल, उज्जवल शब्द ध्यान रखें आप, ज दोनों ही स्वर रहित आते हैं यहाँ पर। कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, यानी ये प्रकृति के साथ में जो मेरा प्रेम है और प्रकृति हमारे प्रति जो प्रेम भाव रखती है वो कितनी मधुर कहानी है, ये कैसी उज्जवल कहानी है। जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, यानी विश्व की वाणी बनकर, और जो विश्व पूरी कहानी इसके वो अक्षरों के द्वारा वो उनकी प्रकृति के बारे में जो भी वह अपने वक्तव्य कहेगा तो उनके अक्षर मैं स्वयं बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करे, यानी स्थिर रहना, पवित्र बिल्कुल पवित्र भाव के साथ में आनंद प्रवाहित करते रहना, सदा शांति सुख करे। ये प्रकृति वाकई में बहुत ही शांति प्रदान करने वाली और सुखकर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रेम का राज्य, वाकई में ये तो प्रकृति के प्रेम का राज्य जो है वो बहुत ही परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। अतिशय यानी जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसको कोई मापा नहीं जा सकता, अत्यधिक सुंदर है। तो ये आपने हमने कविता पढ़ी है, इसमें ध्यान दें यहाँ पर खड़ी बोली में रचित है ये कविता, और इसमें यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है तो श्रृंगार रस भी आया है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बिंब हम ये बात करें तो प्रसाद गुण कह सकते हैं, और बिंब की बात करें तो दृश्य और भाव बिंब भी। गृह शैली है, अलंकार जहाँ जहाँ पर प्रकृति को मानव के रूप में माना गया मानवीकरण अलंकार है, और बाकी अंत्यानुप्रास तो जगह जगह है, ये जैसे ये हैं और प्यारी प्यारी, इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ रहे हैं, फिर इसके पश्चात अगले अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।